हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सलाम, वणक्कम, केम छो, सत श्री अकाल। सबसे पहले प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग सीएस के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। सीएस ईईटी पास करने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव हमारा जो नेक्स्ट लेवल है उसे मैं दूसरा पड़ाव कह रहा हूं। अगर डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी सेकंड पड़ाव में हैं, सेकंड स्टेप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप में हैं। यहां पर हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है। हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप नंबर कौन सा देख रहे हैं? ग्रुप नंबर 4। और ग्रुप नंबर 4 में टोटल मिलाकर 4 सब्जेक्ट है। पहला है JIGL जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ, दूसरा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, थर्ड है कंपनी लॉ एंड लास्ट वन इज ऑफ माइन। ग्रुप नंबर 1 पेपर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यू ऑल आर वेलकम इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज से हम अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है 100 मार्क्स का आएगा और इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 100 में से 60 मार्क्स की है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 40 मार्क्स का है। सबसे बढ़िया बात ये है मेरे लिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। टोटल मिला के जो आपका पेपर आएगा वो फुल फ्लेजेड सब्जेक्टिव पेपर आएगा। टोटल मिला के 2 पार्ट में 60 मार्क्स में सब्जेक्टिव पेपर ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 40 मार्क्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। आज से मैं आप लोगों को जो शुरू करवाने जा रहा हूं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर अपन गौर से देखेंगे तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सब्जेक्ट्स हमारे ये जो है ये 40 मार्क्स में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका रहेगा उसमें दीज आर दी चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन के बारे में आप गौर से समझेंगे तो उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कौन लोग फाइनेंस को मैनेज करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का फायदा क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर हमारा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग। इन दोनों को हम लोग एक ब्लॉक में पढ़ेंगे दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले पढ़ेंगे, फिर कैपिटल बजटिंग उसके साथ में पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थर्ड चैप्टर में, थर्ड ब्लॉक में इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 3 चैप्टर हमने रखे हैं, जिसमें पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर और थर्ड वन इज कैपिटल लीवरेज एनालिसिस। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें एकदम साथ में पढ़ना है। लीवरेज भी इसके साथ में रहेगा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको हमें एक साथ पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट ब्लॉक में रहेगा डिविडेंड डिसीजन, हाउ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। ये बात हमें पढ़नी है, हमें समझनी है। इसके बाद में हमारा चैप्टर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड लास्ट वन इज ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, जो मेरे नोट्स में इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से जानेंगे। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 40 मार्क्स के लिए हमें मेहनत करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसका कंटेंट कम है, इसके मार्क्स ज्यादा है। तो सो व्हाट स्मार्ट स्टडी सेज कि आप कम कंटेंट पढ़ के ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो, तो यह उसके में सबसे बेस्ट स्टेप। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो एक सिंगल चैप्टर हो गया। इंट्रोडक्शन प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो समझना इंट्रोडक्शन, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग। इस तरह से 8 चैप्टर का एक मैं ब्लॉक बना के आप लोगों के सामने रखूंगा और ये हम 40 मार्क्स में पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू इज, सबसे पहले हम लोग आपको देंगे आपके नोट्स। उस नोट्स के अंदर सेकंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर स्टडी मटेरियल के रहेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। स्टडी मटेरियल आ गया, नोट्स आ गए। ये समराइज करने के बाद में आपको मैं लूज लीफ में अलग से दूसरी एक और सेट के रूप में दूंगा जिसमें होंगे पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात, सारे पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन हम सॉल्व देंगे आपको। पिछले सालों में जब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहां जहां आया है, चाहे वो फाइनल प्रोफेशनल लेवल में आया हो
चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट लेवल में आया हो, उस वक्त के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह पर समराइज कर दिए हैं और वो समराइज्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा एक सेट के साथ में। बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सेट बनाए गए हैं। अगर आप लोगों ने इन सेट को पूरा कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट ध्यान रखें, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन एजम्पशन। एंड नाउ व्हाट इज द एजम्पशन? अगर आपने पढ़ा तो फर्स्ट लाइन इज, अगर आपने वो सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया तो आपको 80 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो एजम्पशन है आपने कंप्लीट कर लिया तो डिसीजन क्या आएगा? 80 मार्क्स, राइट। तो राइट अवे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट ब्लॉक। आपको मैं जो फर्स्ट ब्लॉक पढ़ाऊंगा उसका नाम रहेगा, 3 चैप्टर उसमें रहेंगे। पहला चैप्टर उसमें रहेगा, पहली बात क्यों 3 का ब्लॉक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब भी कभी फाइनेंस की बातें आती है तो हमें चाहिए पैसा। पैसा आएगा कहां से साहब? फंड्स आएगा कहां से? तो जहां से फंड्स आ रहा है, जहां से हम फंड्स ले रहे हैं, वहां से हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। इनिशियल लेवल में हाई नोट था, अब थोड़ा पिच को नीचे करता हूं ताकि आप थोड़ी कम वॉइस में इसको अच्छे से सुन सको और समझ सको। फंड्स क्या होता है? जहां से हमें पैसा चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसा? पैसा इज फाइनेंस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साहब हाउ वी विल डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जब तक हमारे पास पैसा आएगा ही नहीं तो हम मैनेज किसको करेंगे? तो पहले ब्लॉक में हम पैसा आएगा कहां से उसके 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो उस तक मैं आपको लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले फंड्स यानी कि फाइनेंस। अगर किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए, ध्यान रहे, किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए जनता से, पब्लिक से, तो पैसा वो 3 तरीके से ले सकता है। फर्स्ट तरीका जो पैसा लेने का रहेगा वो रहेगा शेयर्स। पहला वो पैसा किससे ले सकता है? शेयर्स से। शेयर्स से अगर पैसा लेता है तो इक्विटी शेयर से ले सकता है और प्रेफरेंस शेयर से ले सकता है। आप देख पा रहे होंगे, या तो वो इक्विटी शेयर से लेगा या वो प्रेफरेंस शेयर से लेगा। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से अगर वो पैसा नहीं ले रहा है तो साहब पैसा कहां से लेगा? वो पैसे लेगा डिवेंचर से, और डिवेंचर से भी पैसा नहीं ले रहा है तो पैसा कहां से लेगा? लोन से। दीज आर द वेज फ्रॉम विच फंड्स कैन बी टेकन और आई कैन से फाइनेंस कैन बी टेकन। जब तक ये पैसा आएगा नहीं तब तक हम मैनेज किसको करेंगे? तो पहले हमें डिसीजन लेना है कि हमें लेना कौन से लोगों से है। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, हम किस तरह के लोगों से पैसा लेने वाले हैं, हम वो पार्ट, वो ब्लॉक यहां पर पढ़ रहे हैं। दैट इज ब्लॉक नंबर 1 और वो ब्लॉक है 3 चैप्टर का। अभी आगे जाके उसका सस्पेंस खुलेगा। पैसा आने के बाद हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका ब्लॉक है 2। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे ब्लॉक बना के दे देता हूं। फर्स्ट बोला क्या मैंने? पैसा आएगा कहां से? फ्रॉम वेयर मनी विल कम। तो फ्रॉम वेयर मनी विल कम इज हमारा ब्लॉक नंबर 1। दूसरा, हाउ टू यूटिलाइज दैट ब्लॉक, दैट इज हमारा ब्लॉक नंबर 2। उसके बाद में पैसा आ गया, पैसे को यूटिलाइज करना आ गया, उसके बाद में ब्लॉक 3 में सारे चैप्टर एक साथ आएंगे। तो ब्लॉक 1 में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज लीवरेज। ये तीनों चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसा आएगा कहां से, लेकिन ब्लॉक नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे? पैसा यूटिलाइज कहां करना है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। यहां पे हम लोग पैसा खर्च करना सीखेंगे, इन्वेस्ट करना सीखेंगे कि किस जगह पर कितना पैसा और क्यों इन्वेस्ट किया जाए, वो हम सीखेंगे कैपिटल बजटिंग में। और मैंने आपको अभी कहा है कैपिटल बजटिंग में हम लोग एक और चीज साथ में पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इस तरह से हम लोग अपने ब्लॉक्स को चलाएंगे और ब्लॉक 3 में हम इसको यूटिलाइजेशन के दूसरे तरीके और दूसरी बातों को भी सीखेंगे। तो आता हूं मैं आपको वापस यहां पे लेकर। सबसे पहला हम पैसा लेना सीखते हैं, फाइनेंस लेना सीखते हैं। तो पहले किससे पैसा लिया जाए? तो हमने कहा या तो साहब शेयर से ले लो, शेयर से नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, डिवेंचर से ले लो, डिवेंचर से लेना नहीं चाहते कोई बात नहीं, लोन से ले लो, जहां से मिल रहा है वहां से पैसे कलेक्ट कर लो। तो पहली बात के डिसीजन कैसे लिया जाए? फ्रॉम विच सोर्स? शेयर से लेना है तो, डिवेंचर से लेना है तो, लोन से लेना है तो, क्या लूं, कितना लूं, किस प्रपोर्शन में लूं, ये डिसीजन लेना मैं आपको सिखाऊंगा। कहां पर? इस ब्लॉक के अंदर। जिस वक्त आपके ब्लॉक पूरा हो जाएगा, यकीन मानिए आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि फाइनेंस कैसे लेना है, कितना लेना है, कौन से सोर्स से लेना है। तो मैं आपको बताता हूं, 3 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला हम चैप्टर पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग सीखेंगे
कि कौन सा पैसा कंपनी के लिए कितना खर्चा करवा रहा है। साहब कौन सा पैसा कंपनी के लिए कितना खर्चा करवा रहा है, यह हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाएगा। उसके बाद में मुझे बताओ कंपनी के मालिक कौन। तो आप सबको पता है कि कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। तो क्योंकि कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं तो अगला हमारा ब्लॉक बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। यहां पे हमें डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर कि शेयर होल्डर के लिए अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं, मेरी पर शेयर अर्निंग कितनी बन रही है, ये बात मैं ईपीएस के बेसिस पर डिसाइड करता हूं। ईपीएस मेरा ज्यादा है तो मुझे लगेगा मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर मेरा कम है तो मुझे लगेगा मेरी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, इस कंपनी में से मेरे शेयर निकाल के मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। एक और डिसीजन होता है दैट इज ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर शॉर्ट टर्म डिसीजन है। हर साल मेरी कंपनी से मुझे पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, एक साल में कितनी अर्निंग हो रही है देखने के लिए। दूसरा होता है मेरे शेयर के भाव कितने बढ़ रहे हैं। मैंने 15 रुपए का शेयर लिया था, आज मेरी कंपनी के शेयर के भाव 25 रुपए हो गए हैं, यानी कि जो मेरे 15 रुपए इन्वेस्टेड थे वो 25 हो गए हैं। ऐसा डिसीजन कहां से आएगा? ऐसा डिसीजन आएगा फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। और थर्ड नंबर का जो डिसीजन होगा वो डेट और इक्विटी का होगा। कितना पोर्शन डिबेंचर, कितना पोर्शन इक्विटी, इस तरह का डिसीजन आएगा लिवरेज चैप्टर में से। तो जब हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं बार बार एक बात बोलता रहूंगा, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज एन कंबाइंड स्टडी। हम आइसोलेटेडली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज को जब सीखेंगे तब हमें नहीं पता चलेगा कि डिसीजन क्या है। जब हमारे तीनों चैप्टर हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि डिसीजन क्या होगा। और सुनो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें क्या डिसीजन लेना है वो समझना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें देखना होगा सिक्योरिटी कौन सी है। मान लीजिए कि कंपनी आपको इक्विटी शेयर दे रही है, तो पहले मैं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो 12th करके आए हैं, शेयर्स का मतलब भी नहीं पता, तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको शेयर्स और डिबेंचर का मतलब नहीं पता है तो आपको एक पुरानी स्टडी करनी पड़ेगी जो 12th की जो आपकी कॉमर्स की बुक्स है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप समझिए शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं। कंपनी दो जगह से पैसे ले सकती है, या तो शेयर्स इश्यू करवा ले या डिबेंचर इश्यू करवा ले। अगर कंपनी ने शेयर्स इश्यू करवाए हैं, समझना, कंपनी ने शेयर्स इश्यू करवाए, इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए तुम्हारा नाम है एक्स, राइट, तुम्हारा नाम है एक्स, किसी ने किसी के तुम एक्स हो, राइट। अभी क्या हुआ, हे एक्स, मैंने तुम्हें कहा तुम मुझे 1000 रुपए दो, मैं तुम्हें कंपनी का मालिक बनाता हूं 1000 से। तुमने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने तुम्हें 1000 के शेयर पकड़ा के दे दिए, राइट। और मैंने तुम्हें कह दिया मेरी कंपनी में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1000 का है, तुम्हारा हिस्सा 1000 का है, और मैं तुम्हें उसके बदले में हर साल 1000 के बराबर का जितना कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है उतना प्रॉफिट मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तुम बन गए कंपनी के शेयर होल्डर। बजाय इसके तुम मुझे कहो कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तुम जानो, तुम्हारी कंपनी जाने, तुम मुझसे 1000 रुपए ले लो, लेकिन बदले में मुझे ब्याज देते रहना, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो पैसे लौटा देना। ये एक तरह का लोन है। अगर ये लोन डाइवर्सिफाइड अगर सिक्योरिटीज में दिया जाता है तो इसको डिबेंचर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि शेयर इज अ शेयर इन अ कंपनी बट डिबेंचर इज अ लोन फॉर कंपनी। ये है दो तरह का शेयर्स और डिबेंचर। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या सीखने वाले हैं उसको समझना। मेरी कंपनी के अगर आपने इक्विटी शेयर लिए हैं तो मेरी कंपनी आपको क्या दे रही है, हर साल डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? जब साल खत्म हो जाता है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कंपनी का। उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स में बांट देती है कि तुम्हारा हिस्से का प्रॉफिट तुम पकड़ो, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व करके रिटेन कर रख लेती है। जो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में आया है उसे शेयर का डिविडेंड कहा जाता है। तो कंपनी ने खर्चा क्या किया, डिविडेंड इश्यू किया, किसके बदले में, इक्विटी शेयर के बदले में। तो समझना, अगर सिक्योरिटी इक्विटी है तो डिविडेंड इज अ कॉस्ट फॉर कंपनी। मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? आपने कंपनी में कैपिटल दिया, दैट इज इक्विटी, बदले में कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, दैट इज कॉस्ट फॉर कंपनी, और यही चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए आपने कंपनी के डिबेंचर परचेस किए हैं, हर साल आप ब्याज ले रहे हो, तो कंपनी आपको हर साल इंटरेस्ट दे रही है बच्चों, इंटरेस्ट। क्योंकि कंपनी आपको हर साल इंटरेस्ट दे रही है तो कंपनी का खर्चा क्या हुआ, दैट इंटरेस्ट इज कॉस्ट फॉर कंपनी। यस, दैट इंटरेस्ट इज कॉस्ट फॉर कंपनी एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी। अगर प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस के बदले में भी डिविडेंड आएगा, और लोन है तो लोन के बदले में
इंटरेस्ट आएगा। ऑल इन ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट फॉर कंपनी। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगले चैप्टर का नाम क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना पोर्शन इक्विटी का रहेगा और कितना पोर्शन डेट का रहेगा। क्या कितने अमाउंट की इक्विटी लूं? 100% इक्विटी लूं, 100% डेट लूं, 50% इक्विटी और 50% डेट लूं, 40% डेट और 60% इक्विटी लूं? मैं किस तरह का पोर्शन रखूं कि मेरा ईपीएस हाई रहे? मैं किस तरह का पोर्शन लूं कि मेरा एमपीएस हाई रहे? ये डिसीजन मुझे कहां पे लेना है? कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो समझना, पहले मुझे सोचना है कॉस्ट टू कंपनी, फिर मुझे सोचना है कि शेयर होल्डर को कमाई किसमें ज्यादा हो रही है, फिर मुझे थर्ड डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ लीवरेज विच स्टैंड्स फॉर विच बिकम फ्रॉम लीवर से निकल के आया है। लीवर जब भी आपके घर पे आपने कभी देखा होगा, जो पुराने सामान तोलने की मशीन आती थी, या फिर आज की तारीख में कहें कि जो कबाड़ी घर पे आता है, वो एक हाथ में लेकर आता है, एक साइड में वो रखता है बाट और वगैरह मेजरमेंट के इक्विपमेंट रखता है, एक साइड में आप सामान रखता है, इस तरह से बीच में एक सुआ होता है। सुआ अगर इस साइड में गया मतलब इधर वजन ज्यादा है, इस साइड में गया तो इधर वजन ज्यादा है। दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट इज नोन एज लीवर। और उसी लीवर से बना है लीवरेज, कि इधर ज्यादा बाहर जा रहा है तो डेट ज्यादा, इधर बाहर ज्यादा जा रहा है तो इक्विटी ज्यादा। किस प्रपोर्शन में हम मार्केट से पैसा लेवें कि कंपनी के लिए ज्यादा नुकसानदायक ना रहे। तो इस तरह से हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये जो ऊपर वाले जो फंड्स हैं, ये फंड्स लेने कहां से हैं, किस प्रपोर्शन में लेने हैं, कितना लेना है कि कंपनी को बेनिफिशियल रहे। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैन वी स्टार्ट नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरीवन? ओके, आइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ कि पैसा आएगा कहां से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कॉस्ट कंपनी को लग रहा है ये समझते हैं हम लोग, राइट। कंपनी को कितना कॉस्ट लग रहा है ये समझते हैं, पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो मुद्दा क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट विच बिलोंग टू इक्विटी, डेट और रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कि मैं अगर तुमसे पैसा लेके अपने धंधे में लगा रहा हूं, तो मुझे कम से कम उतना तो कमाना ही है जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने डिबेंचर लिए तुमसे 10 लाख रुपए में, और 10% के ब्याज पर मैंने तुमसे लिए, तो 10 लाख पे 1 लाख मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वो जो 10 लाख रुपए मैंने तुमसे लिए हैं एज अ कंपनी, मुझे उस 10 लाख रुपए को किसी ऐसे धंधे में लगाना पड़ेगा कि कम से कम 10 लाख रुपए तो मेरे पास आए ही आए, जिसको मैं तुम्हें दे सकूं। अदरवाइज मैंने तुमसे लिए अपना धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस में लगाने की बजाय, बिजनेस में मैं प्रॉफिट कमाने की बजाय नुकसान कमा रहा हूं, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इसीलिए कहा गया है कि दिस इज required rate of return on investment which belongs to equity, debt and retained earning. उसके बाद में इसने बोला कि if a firm fails to earn return at the expected rate, the market value of the share will fall and it will result in the reduction of overall wealth of the shareholder. क्या है भाई साहब ये? इसने कहा कि अगर मान लीजिए मैंने तुमसे पैसे लिए, उस पैसे को मैंने धंधे पे लगाए, धंधे से मैंने जो पैसा कमाया वो उस पैसे से कम है जितना मुझे तुम्हें देना है, तो मेरी कमाई ही उससे कम है जितना मेरा खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट है कि मेरे शेयर के भाव भी गिर जाएंगे, मेरी कंपनी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन भी गिर जाएगी। दैट मीन्स सर जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आगे इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा यह है कि हम डिजाइन कर पाते हैं कि कितना इक्विटी से लेना है, कितना प्रेफरेंस से लेना है, कितना डिवेंचर से लेना है। इसलिए फर्स्ट टॉपिक इसका है डिजाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग अ साउंड, ऑप्टिमल, इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितना पोर्शन इक्विटी का, कितना पोर्शन डेट का, कितना पोर्शन
कितना पोर्शन इक्विटी का, कितना पोर्शन डेट का और कितना पोर्शन प्रेफरेंस का। ये बात हमें कौन सिखाएगा? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लगाना कौन सिखाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, दिस इज अ कंबाइंड स्टडी। ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रहेगा सच में तो तभी पता चलेगा जब मेरे तीनों पार्ट हो जाएंगे चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, एंड थर्ड नंबर पे आपका लिवरेज भी हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपांशन प्रोजेक्ट। मेरे को बाजार से पैसे लेकर मेरे को धंधा बढ़ाना है भाई साहब। जब मैं बाजार से पैसे लेकर धंधा बढ़ा रहा हूं तो मुझे प्रोजेक्ट को भी तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अगर मेरा खर्चा, जैसे तुम आए मेरे पास कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, अब तुम 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो, उसमें मेरा खर्चा कितना हो रहा है? तुम्हें 10% 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है। उस 1 करोड़ को मैं जिस धंधे में लगा रहा हूं वहां से 10 लाख रुपए आ भी रहे कि नहीं आ रहे, ये भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर उस धंधे से मेरे अगर 10 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो तुमसे 1 करोड़ रुपए का मैंने तुमसे जो 1 करोड़ रुपए का वादा किया है वो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि एक्सपांशन ऑफ प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट वायबल रहेगा कि नहीं, ये बात मैं तभी डिसाइड कर पाऊंगा जब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है मुझे पता रहे। उसके बाद में रेशनल अलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अभी देश का माहौल भी देखना पड़ेगा, नेशनल रिसोर्सेज का माहौल भी देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है मेरे धंधे की, मैं वो काम करूं कि नहीं करूं। थोड़े टाइम पहले राजस्थान की एक प्लास्टिक की एक फैक्ट्री थी, वो प्लास्टिक की फैक्ट्री प्लास्टिक की कुछ माइक्रोन की पॉलीथीन बनाती थी। क्या हुआ, उसने फंडिंग ली बाजार से, जैसे ही फंडिंग ली बाजार से उसके नेक्स्ट डे अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने एक डिसीजन दिया कि राजस्थान में पॉलीथीन पूरी तरह से बैन, और पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी ध्यान रहे, अगर आपने पॉलीथीन बनाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, जेल होगी वो। और मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में जो पैसा उसने बाजार से लिया है वो चुका पाएगा क्या? उसने बाजार से पैसे लिए, मशीनें खरीदी और अगले दिन ये वाला नोटिस आ गया कि अब प्लास्टिक बैन है पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में सॉरी। तो अब उसने जो पैसा लगाया उसकी जो मशीनें सारी वेस्ट हो गई, कोई काम नहीं आ रही है, तो अब वो पैसा वापस दे पाएगा क्या? तो उसे एक माहौल देख के देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है कि मैं बाजार से जो पैसा लिया हूं मैं वो वापस चुका सकता हूं कि नहीं चुका सकता। उसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को टॉप मैनेजमेंट, इन्होंने क्या बोला, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ top management. This is one of the most critical decision which a finance manager has to take. इसमें क्या बोला, the cost of capital framework can be used to evaluate the financial performance of top executive. वो डिसाइड करेंगे कि इक्विटी से पैसा लेना है कि प्रेफरेंस से पैसा लेना है, उसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। मुझे बताओ इक्विटी के बदले में क्या देना होता है, डिविडेंड। तो हमें डिसीजन लेना कि हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। और डिवेंचर के बदले में क्या होता है भाई साहब, डिवेंचर के बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट। तो फाइनेंस, इन दोनों का हमें डिसीजन लेना है, तो वो भी हम कैसे ले पाएंगे, डेफिनेटली इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के थ्रू। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा। यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक ऑल अदर कॉस्ट is a variable term subject to change in number of factor. These are mainly 4 factors. 4 तरह के फैक्टर्स है भाई साहब जो ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन से सोर्स से पैसा लेना है, इक्विटी से लेना है कि डिबेंचर से लेना है कि मुझे किससे लेना है। तो सबसे पहला होता है जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। आज की तारीख में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हम पहले से उधारी में है कि नहीं है। हम अगर ऑलरेडी उधारी में हैं और डिबेंचर का उधार लेकर हम लोग अपना उद्धार कर दें तो ये खराब है कि सही है, ये खराब हो जाएगा मामला। मार्केट कंडीशन देखनी होगी, मार्केट में इन्वेस्टर का मूड देखना होगा कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि वो प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। उसके बाद में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन भी देखना पड़ेगा ना भाई साहब कि मैं अगर डिबेंचर से पैसा लेता हूं तो मुझे हर साल ब्याज देना है, क्या मेरी पहले ही साल में इतनी कमाई हो जाएगी कि मैं ब्याज दे सकूं। मैं अगर लोन से पैसा ले रहा हूं तो मुझे हर 6 मंथली या हर क्वार्टर में ब्याज देना है, क्या मेरी ऐसी कंडीशन होगी कि मैं ब्याज दे पाऊं। तो ये सब चीजों को सोचते हुए इन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन को अपनी देखनी पड़ेगी। फिर अगर मुझे ब्याज नहीं देना है तो बेस्ट है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करवा लो, और मुझे ब्याज देना है तो बेस्ट है मैं किस में इन्वेस्ट कर लूं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करवा लो, मेरे डिबेंचर में इन्वेस्ट करवा लो। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, मेरी कितनी औकात है कि मैं अपनी फाइनेंस को मैनेज कर सकता हूं। हाउ मच फाइनेंस आई कैन टेक, कितना मैं फाइनेंस लूं, कितना मैं फाइनेंस दूं। इस तरह की चीजों को डिसाइड करने के लिए हमने टॉपिक पढ़ा
फैक्टर डिटरमाइनिंग कॉस्ट फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद में आता है हमारा मेन पार्ट, जिसे मैं कहता हूं कि अब से चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती कितने तरह की है। तो भाई साहब हमने अभी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 तरह की होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 तरह की होती है, जिसमें पहला है शेयर्स। पहला क्या है? शेयर्स। ध्यान रहे शेयर्स 2 तरह के हैं, पहले शेयर्स हैं इक्विटी, पहले शेयर्स हैं इक्विटी और दूसरे शेयर्स हैं प्रेफरेंस। 1 मिनट रुकना, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। प्रेफरेंस। इसके अलावा अगर मैं पैसे लेता हूं तो मैं पैसे ले सकता हूं डिबेंचर से और लास्ट वन इज लोन। अब मेरी बात को सुनना, ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट नहीं है, ये तो है हमारी कैपिटल। ये क्या है? हमारी कैपिटल। अब इस कैपिटल में मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है वो आप लोग समझना। इस कैपिटल में मुझे जो कॉस्ट लग रही है वो क्या है, अब समझना। मैंने इक्विटी ली, इक्विटी के बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? इक्विटी के बदले में मुझे देना पड़ेगा डिविडेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड इज कॉस्ट फॉर कंपनी? यस, आई एम अ कंपनी, मैं कंपनी हूं, मैं तुम लोगों से इक्विटी ले रहा हूं, मुझे बदले में क्या देना रहेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज कॉस्ट फॉर कंपनी और इसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम दूसरे शब्दों में KE कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर परचेस करता हूं, बीइंग अ कंपनी, सेल करता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर और तुम लोग परचेस करते हो और तुम है कंपनी, मैं एज अ कंपनी मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? डिविडेंड दे रहा हूं। तो अगेन यहां पर भी आपको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इस डिविडेंड का नाम होगा प्रेफरेंस डिविडेंड और कंपनी के लिए इसे कहा जाएगा KP। क्या कहा जाएगा? KP। उसके बाद में अगर बात करें डिबेंचर की, तो डिबेंचर के बदले में मैं क्या देने वाला हूं? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को कहा जाएगा KD, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, और लोन के इंटरेस्ट के लिए इसे कहा जाएगा KL। यानी कि टोटल मिला के मेरे पास में कितने ऑप्शन हो गए? KE, KD, KP, KL। और समझो अगर मैं KE की बात करूं, तो इक्विटी के बदले में देने वाले डिविडेंड को मैं KE बोल रहा हूं। सेकंड नंबर पे अगर मैं किसकी बात करूं? प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस के अंदर देने वाले डिविडेंड को मैं KP बोल रहा हूं। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं किसकी? डिबेंचर की, तो डिबेंचर के बदले में जो इंटरेस्ट दे रहा हूं उसको KD बोल रहा हूं और लोन के ऊपर मैं जो इंटरेस्ट दे रहा हूं उसको K में L बोल रहा हूं। तो टोटल मिला के ये 4 तरह की कॉस्ट होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि कैपिटल इज और ऑफ 4 टाइप एंड इट्स कॉस्ट इज 4 टाइप। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दीज 4 थिंग्स, KE, KP, KL एंड KD। तो सबसे पहले अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो उसमें क्या, उसको कहा जाता है KD। हम अपनी बात को शुरू भी KD से कर रहे हैं, समझना। से फॉर एग्जांपल लाइक मी, मैं एक, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया, बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया रिलायंस लिमिटेड। आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड। मजा आ रहा है आप सब लोगों को, है ना? अंबानी जी से पढ़ रहे हो आप, राइट? अभी क्या हुआ, अंबानी को पैसे की जरूरत पड़ी है और हमने आपके आगे आके हमने हाथ फैलाए कि भैया हमें पैसा चाहिए उधार। आप सबने कहा अंबानी जी चिंता मत करो, आप देश का सोचो, हम आपका सोच रहे हैं। और आप में से 5 लोग तैयार हो गए मुझे 1-1 लाख रुपए देने के लिए। मुझे मात्र 5 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने कहा कि ठीक है, मेरा एक डिबेंचर 100 रुपए का, मैं एक डिबेंचर 100 रुपए का बदले में हर एक व्यक्ति को 1-1 हजार डिबेंचर दे देता हूं। आपके पास टोटल मिला के 1-1 हजार डिबेंचर आ जाएंगे और 5 लोग अगर परचेस कर रहे हैं तो 5000 डिबेंचर लूंगा। 100 रुपए का एक है, 5 लाख रुपए मेरे पास आएंगे और सबको 1-1 लाख में डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब मेरे पास 5 लाख आ गए। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैं आपको इसके बदले में हर साल ब्याज दूंगा। आपने बोला सर ब्याज कितना? मैंने कहा 8%। तो 8% क्या हो गया मेरा? इंटरेस्ट रेट। तो 8% मुझे आपको देना है। तो इसका मतलब जिसके पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, तो मैं उसको 8000 रुपए हर साल दूंगा। 8000 रुपए मैं उसको हर साल दूंगा। अभी मैंने ए से पूछा, आप 5 लोगों ABCD से पूछा कि कितने साल के लिए लोगे, तो सबने बोला 10-10 साल के लिए। यानी कि मैं 10 साल तक तुम्हें 80,000 देता रहूंगा। जैसे ही 10वां साल आएगा मैं तुम्हारे 1 लाख तुम्हें लौटा दूंगा, डिबेंचर वापस लेके उसको फाड़ के कैंसिल कर दूंगा। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर इज नोन एज इररिडीमेबल डिबेंचर।
दिस काइंड ऑफ डिवेंचर इज नोन एज इररिडीमेबल डिवेंचर। ये ABCD की बात हो गई। जो ई पर्सन है उसने मुझे कहा कि साहब हम डिवेंचर तो देना चाहते हैं लेकिन परमानेंट रखो, आप तो हमेशा के लिए रखो और हमें ब्याज देते रहो। मैंने कहा ओके, मैं आपको जिंदगी भर ब्याज देता रहूंगा 8,000 रुपए, आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, जब तक कंपनी जिंदा है तुम्हें 8,000 रुपए मिलते रहेंगे साल के। बट जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगी उस वक्त वो लौटा दिए जाएंगे, तब की तब देखेंगे। लेकिन मुझे बताओ ये डिवेंचर है या परपिचुअल चल रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं? तो डिवेंचर दो तरह के हो गए, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। डिवेंचर कितने तरह के हो गए? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल डिवेंचर कौन, इररिडीमेबल कौन से होते हैं? जो कभी वापस नहीं लौटाए जाते, वो इररिडीमेबल है। रिडीमेबल कौन से होते हैं? जो वापस लौटाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है KD का दिस वन, KD इक्वल्स टू I अपॉन NP इंटू 100। अब साहब ये I तो समझ आ गया, NP क्या है? तो सुनो मेरी बात, NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड। NP का क्या मतलब होता है? नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब मुझे मिल कितना रहा है। से फॉर एग्जाम्पल मैं ए पर्सन के पास गया और मैंने ए को बोला कि हे ए, मुझे 1,00,000 रुपए डिवेंचर के रूप में चाहिए, 1000 डिवेंचर ले लो तो 1,00,000 रुपए दे दो। जैसे ही मैं उससे 1,00,000 रुपए लेने के लिए गया, मुझे पता चला कि इसके ऊपर मुझे स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मुझे स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ रहा है। दैट इज माई एक्सपेंसेस। 1,00,000 के ऊपर अगर 5% स्टैंप ड्यूटी है तो मैं उसे 1,00,000 रुपए लेकर 5% स्टैंप ड्यूटी के 5,000 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो सोचो मैंने 1,00,000 रुपए लिए, 5,000 खर्च हो गए, मेरे पास आए कितने? 95,000। तो इसमें जो मेरे पास पैसा आया है खर्चा करने के बाद, उसे मैं नेट प्रोसीड कहूंगा। साहब नेट प्रोसीड आपने बता तो दिया, लेकिन यह भी बताओ कि नेट प्रोसीड में कौन कौन सी चीजें लेस होती है। मतलब कि जो मैंने पैसा रिसीव किया है उसमें से क्या क्या चीजें लेस करूं तो नेट प्रोसीड बनता है। तो लिख लीजिएगा ये सारे खर्चे नेट प्रोसीड के लिए लेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मैं अगर लाखों लोगों से डिवेंचर का पैसा ले रहा हूं तो उस पैसा लेने के लिए जो मैंने खर्चा किया है उसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहेंगे। अगर स्टेशनरी और प्रिंटिंग, डिवेंचर को प्रिंट करवाया है तो स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। पोस्टेज, जो मैंने भेजा है पैसा उसको पोस्टेज एक्सपेंसेस कहेंगे। स्टैंप ड्यूटी, यानी कि जो मैंने पैसा स्टैंप ड्यूटी पे खर्च किया उसको स्टैंप ड्यूटी का खर्चा कहेंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन, जो हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अगर मैंने किसी को दिया है तो उसको अंडरराइटिंग कमीशन कहेंगे। ओवरऑल ये 5 तरह की चीजें हैं जिसका हम लोग खर्चा यूजुअली करते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 तरह की चीजें जिसका हम लोग खर्चा करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग इश्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इश्यू एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? KD इक्वल्स टू I अपॉन NP इंटू 100। इसका हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर का। इसको इररिडीमेबल कहा जाता है। आप कहोगे तो मैं रिडीमेबल भी बताऊंगा, लेकिन पहले इररिडीमेबल का क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को। आप कहो तो आ गए वही साहब, सर ये क्वेश्चन कहां से लाए हो आप? आपने खुद ने बनाए? ना ना ना, इतनी मेहनत कौन करे बच्चा, जब आपके स्टडी मटेरियल में सब क्वेश्चंस दे रखे हैं। और एग्जाम की एक खास बात है कि क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से निकाल के पूछते हैं। तो हम भी किसको पढ़ेंगे? स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोला? SK लिमिटेड इश्यूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। समझना, कौन कर रहा है? SK लिमिटेड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिबेंचर इश्यू कर रहा है। कितने रुपए वाले? 14% डिबेंचर, 100 रुपए वाले। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया इंटरेस्ट कितना, और दूसरे नंबर पे लिख दिया नेट प्रोसीड कितना, क्योंकि मेरे को 2 चीजें ही पूछी जाएगी। एक तो पूछा जाएगा क्या? इंटरेस्ट, और दूसरा क्या पूछा जाएगा? नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट कितना? साहब 10,000 डिबेंचर थे। कितने डिबेंचर थे? 10,000। कितने रुपए वाले थे? ये थे 100 रुपए वाले। तो 10,000 इंटू 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट है? तो साहब 14% इंटरेस्ट है। तो 10 लाख का 14% कितना होता है? 1,40,000 रुपए किसका आ गया? इंटरेस्ट का आ गया। अब बात करते हैं नेट प्रोसीड क्या। तो नेट प्रोसीड का मतलब होता है 10 लाख में से मेरे जेब में कितने रुपए आए। तो सबसे पहले इश्यू अमाउंट,
इश्यू अमाउंट लिखा, कितने रुपए का इश्यू अमाउंट आया, 10 लाख रुपए का। कैसे आया, 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, माइनस कर देंगे उसमें से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इश्यू। सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इश्यू। 10 लाख रुपए आपने लिए हैं साहब, 10 लाख रुपए आपने लिए हैं साहब 2% के हिसाब से, 20,000 रुपए का आपने खर्चा किया है। उसके अलावा और भी कोई है क्या, ओहो 5% डिस्काउंट भी तो है, ये 5% आपने डिस्काउंट का भी किया है, तो इनटू कर दिया मैंने 5%, तो ये हो गया 50,000। तो मेरा टोटल मिला के खर्चा हो गया 70,000। ध्यान से देखिएगा टोटल खर्चा कितना हुआ, ये दोनों 20,000 और 50,000। 10 लाख में से 20,000 और 50,000 गए तो आ गए भाई साहब 9,70,000। कितने आ गए, 9,70,000। अगर मैं बात करूं, नो 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 9,30,000, सॉरी। आप लोग ध्यान रखें, मेरी क्लास में जब भी बैठे कैलकुलेटर चला के रखें, ताकि ध्यान रहे कहीं क्लरिकल मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कभी नहीं होगी, क्लरिकल मिस्टेक कितनी बार भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया 9,30,000, ये हो गया 1,40,000। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट अपॉन KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना, 1,40,000, नेट प्रोसीड कितना, 9,30,000 इंटू 100। सर इसमें भी कोई बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स होता है क्या? अभी हम लोग बिफोर टैक्स पढ़ रहे हैं, आफ्टर टैक्स इसका अगला पढ़ेंगे। इससे जो भी आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, KD, दिस इज KD बिफोर टैक्स। क्या हो जाएगा ये, KD बिफोर टैक्स। अभी फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि कितना आया ये, राइट। अभी बता देते हैं, देखिए अभी आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर होगा ही, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, ठीक है। आप इस तरह का कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप कैसा कैलकुलेटर यूज करेंगे, एक्चुअली सिटीजन वाला और पेट वाला, है ना, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावनाएं हैं, उसमें गलतियां होने की संभावनाएं नहीं होती। तो आ गया 15.05%। दिस इज KD बिफोर टैक्स। सर आप मुझे KD आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला भी बता सकते हैं क्या? तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं, KD आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू I 1 माइनस T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ध्यान रहे KD दोनों लिख लीजिए, आप भी KD दोनों लिख लीजिए, I 1 माइनस T अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये हो गया आफ्टर टैक्स, और डायरेक्ट लिखते हैं तो हो गया बिफोर टैक्स। मुझे बताओ यहाँ पे I क्या है, 1,40,000, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 9,30,000 क्या हो गया, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100, राइट, इंटू 100। ये जो भी है, ये आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा KD आफ्टर टैक्स। आराम से तसल्ली से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम रिडीमेबल डिबेंचर का जो मामला है वो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो इरिडीमेबल तक हमने पढ़ लिया, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, रिडीमेबल। तब तक के लिए होल्ड करिए लेक्चर नंबर 2 को। आप जैसे ही प्लेलिस्ट में अगला नेक्स्ट का बटन दबाओगे, लेक्चर नंबर 2 आपके सामने हाजिर होगा, और वहां पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रिवीजन, फिर रिडीमेबल डिबेंचर की। थैंक यू।